हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था की रीतियाँ या नातेदारी के व्यवहार प्रतिमान या नातेदारी की प्रणालियाँ इनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत नातेदारी का अर्थ, उसके प्रकार, संबंध संज्ञाएं और नातेदारी की श्रेणियाँ इनकी चर्चा की थी। नातेदारी की प्रणालियों के अंतर्गत भी हमने दो रीतियों की चर्चा की थी, परिहार संबंध और परिहास संबंध। मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम लोग इस सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र के अंतर्गत नातेदारी टॉपिक के अंतर्गत ये परिहार और परिहार संबंधों के बाद मातुले और पितृश्वश्रेय, माध्यमिक संबोधन, सहप्रसविता, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा कि नातेदारी की रीतियाँ या जो व्यवहार प्रतिमान हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नातेदारी सामाजिक संरचना में जो भी संबंधी होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के संबंधियों के बीच में किस तरह के व्यवहार मान्य होते हैं, किस तरह के व्यवहार मान्य नहीं होते हैं, और अलग अलग समाजों में, समुदायों में किस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। तो इस कड़ी में अब हम देखते हैं मातुले एबिनकुलेट, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मातुले है, ये मातुले क्या है। मातुले का मतलब होता है कि जो मामा होते हैं, खास करके मातृसत्तात्मक परिवार होता है, उन मातृसत्तात्मक परिवारों में मामा और उनके भांजे के बीच या भांजियों के बीच जो व्यवहार प्रतिमान हैं वो किस तरह के होते हैं, उसको ये व्यक्त करता है। तो जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं वहाँ पर मामा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सत्ता, परिवार में जो सत्ता है वो माता के नाम से चलती है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं उन बच्चों का पालन पोषण, उनका हित देखना, उनका कल्याण करना, उनका पूरा केयर टेकिंग जो एक पिता की भूमिका होती है, वो सारी भूमिकाएं मामा को निभानी पड़ती है। तो मामा और भांजे भांजियों के बीच में जो संबंध हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो उन सबको ये मातुले के अंतर्गत हम लोग व्यक्त करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो मातृसत्तात्मक परिवार हैं उनमें हमेशा मामा का स्थान पिता से भी ऊंचा होता है, और मामा जो है वो उन सारी भूमिकाओं का निर्वहन करता है जो कि पिता को करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे परिवारों में मामा और भांजे के जो संबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन संबंधों को हम कहते हैं मातुल संबंध, मातुले। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरह के जो रिलेशंस हैं ये कई कम्युनिटीज़ में हम देख सकते हैं, समुदायों में देख सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पर खासी और नायर्स में इस प्रथा को आप देख सकते हैं। ये जो जनजातियाँ हैं इनमें मामा की प्रधानता होती है, और मामा को वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो कि पिता करता है। मामा की जो संपत्ति है उसमें उत्तराधिकार भी भांजे का होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हैं दोनों के, वो कहलाते हैं मातुलेय संबंध के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा इसके बाद में हम देखते हैं पितृश्वश्रेय। पितृश्वश्रेय मातुले से थोड़ा अलग है, और इसमें क्या होता है कि जो पितृ सत्ता प्रधान समाज हैं, परिवार हैं, जहाँ पिता महत्वपूर्ण होता है और पुरुष के नाम से परिवार चलते हैं, उनकी जो पुरुष की सत्ता होती है, तो ऐसे जो परिवार होते हैं, इन परिवारों में पिता की बहन, जिसको हम बुआ कहते हैं, उसका महत्व होता है। पितृश्वसा कहते हैं पिता की बहन। तो ये जो प्रथा है, इसके अंतर्गत
जहाँ जहाँ ये सिस्टम होता है वहाँ पर जो बुआ है वो अपने भतीजे के लिए सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब उसके लिए वधू ढूंढना, उसकी बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी भतीजा होता है, और उसका सम्मान माँ से भी अधिक होता है। जो लड़के की बुआ होती, किसी बच्चे की बुआ है, वो उसके लिए उसकी मदर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो इस तरह की जो प्रथाएं हैं, ये प्रथाएं कई समाजों में हमें देखने को मिलती है। भारत में जैसे हम देखते हैं टोडा जनजाति है दक्षिण भारत की, वहाँ पर बच्चे का नामकरण बुआ करती है। और वैसे आप देखें सामान्यतः हम जिन समाजों में रहते हैं वहाँ पर भी अधिकांशतः पितृसत्तात्मक समाजों में कई ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पर नामकरण का कार्य बुआ ही करती है। सबसे पहले भोजन जो अन्नप्राशन है तो उसमें भी बुआ का रोल होता है। तो इस तरह की जो व्यवहार रीतियाँ हैं उसके लिए मानव शास्त्र में जो शब्द है वो प्रचलित है पितृस्व श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं माध्यमिक संबोधन। बड़ा रोचक सा विषय है ये। माध्यमिक संबोधन का मतलब होता है कि जब भी कोई नातेदार आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं तो उनका नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना होता है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है और इसीलिए इसको माध्यमिक संबोधन कहते हैं, टेक्नोनिमी। जैसे हम देखते हैं भारतीय समाज में जो परंपरागत रूप से, आज की बात नहीं है, लेकिन जो परंपरागत परिवारों में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो कोई स्त्री है वो अपने पति का नाम नहीं लेती। अगर उसको पति को आवाज़ देनी है, पुकारना है, तो वो या तो अपने पुत्र के नाम से या पुत्री के नाम से या और कोई नाम से बुलाएगी। इसी तरह से जो पति है वो भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, तो वो अपने संतान पुत्र या पुत्री के नाम से अपनी पत्नी को बुलाते हैं। तो ये जो है कि बीच में किसी अन्य संबंधी का नाम लेकर के उस व्यक्ति को बुलाना जिसका कि वास्तव में वो नाम नहीं है, किसी अन्य को बीच में लेना। तो इस तरह की परंपराएं भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा जहाँ जहाँ होता है उसको हम कहते हैं माध्यमिक संबोधन। ठीक है, टेक्नोनिमी। अब ये आप देखेंगे कि ये जो प्रथा है ये कई जगह प्रचलित है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में, पश्चिमी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मलाया, चीन, उत्तरी साइबेरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अंडमान, लंका, फिजी द्वीप, मलेशिया आदि कई जनजातियों में, मतलब विश्व के अधिकांश भागों में ये माध्यमिक संबोधन की परंपरा हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक कॉमन सी ट्रेडिशन हम देख सकते हैं। लास्ट नातेदारी की नीतियों या व्यवहार प्रतिमानों में हम अंतिम देखते हैं सह प्रसविता या सहकष्टी। बड़ी ये भी बहुत ही आप देखेंगे कि रोचक सी प्रथा है और इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। जब कुछ जनजातियां ऐसी है जहां जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब जो पति है या जो पुरुष है उसको उन सारे निषेधों का पालन करना होता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वो उसी प्रकार से कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसव को जो स्त्री है उसको होते हैं। मतलब उसको वास्तव में तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन वो उस तरह की एक्टिंग करता है। उसको वही परहेज का खाना खाना पड़ता है, वो 40 दिन तक वो भी अलग रहता है और उसको बिल्कुल अछूत माना जाता है। तो इस तरह की जो प्रथा है वो हम भारत में खास करके देखें तो जो खासी और टोडा जनजाति है उसमें ये प्रथा हमको दिखाई देती है, पाई जाती है ये प्रथा। तो सह प्रसविता का मतलब यही है कि साथ साथ कष्ट, सह कष्टी जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि साथ साथ कष्ट सहन करना, यानी पत्नी के साथ पति भी कष्ट सहन करता है या उस तरह का अनुभव करता है। तो ये कुछ हमने रीतियाँ बताई, परिहार, परिहास, मातुले, पितृ श्वश्रेय, माध्यमिक संबोधन और सह प्रसविता। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो कि नातेदारी की रीतियाँ या व्यवहार प्रणालियाँ क्या हैं, तो आप इसमें इन 6 प्रणालियों का उल्लेख कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं। बहुत आसान और सबसे
बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसके बाद हम लोग फिर दूसरा टॉपिक लेंगे।